चलिए बच्चों, क्लास स्टार्ट करते हैं आपकी। देखते हैं चीजें कैसी चल रही है क्या। हेलो, आज जो हम नई बुक स्टार्ट कर रहे हैं जो कि है आपके पास मेजरमेंट की, और इसमें जो है क्वेश्चंस देखते हैं किस प्रकार के आते हैं और इनको चीजों को समझते हैं। ठीक है, के पास एक डिफाइन वैल्यू होनी चाहिए जिनको आप नंबर में डिफाइन कर सके। नंबर में डिफाइन करके ही आप आइडिया लगा सकते हो कि वो क्वांटिटी कितनी होगी, इमेजिन भी कर सकते हो। ठीक है, जैसे मैं बोल दूं एक गाड़ी 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे जा रही है, तो आपको पता है 40 कितनी होती है। अगर आपको 40 का पता है तो फिर आप 80 भी सोच सकते हो, 200 भी सोच सकते हो, और लाइट की स्पीड भी सोच सकते हो। यानी कि आपको पता होना चाहिए। तो मेजरमेंट क्या है, एक प्रकार से एक प्रोसेस है। हम हर चीज में मेजरमेंट करते हैं, नाप तोल में भी करते हैं। तो बेसिकली देखा जाए तो नॉन क्वांटिटी की अननोन क्वांटिटी के साथ कंपेयर करना ही हमारे पास क्या कहलाता है, मेजरमेंट कहलाता है। जब तक आपको डिफाइन नहीं होगा, जैसे मान लो हम बोल दे इसमें 1 एम्पियर की करंट गुजर रही है, तो आपको पता है कि 1 एम्पियर कितना होता है। हाँ, 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स जब फ्लो करते हैं आपके पास, जो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इतना फ्लो होता है, तो हम उसे 1 एम्पियर बोलते हैं। तो फिर 2 का भी आइडिया लगा सकते हो। तो यानी कि हम साफ साफ कह सकते हैं, जब तक कोई भी हमें वैल्यू न्यूमेरिकल वैल्यू में नहीं पता होती, तो हम एक विजुलाइज इमेजिन भी नहीं कर पाते हैं। इसलिए मेजरमेंट करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। जैसे आप, सिंपल सी बात है, आपके कपड़े सिलने से पहले भी दर्जी आपको आपका मेजरमेंट लेता है, कौन सी चीज कितनी आनी चाहिए, ताकि हम चीजों को सुटेबल बना सके। जिस चीज के लिए, हर चीज में मेजरमेंट होता है। आपके घर के दरवाजे बन रहे हो या आपका फैन बन रहा हो, कोई भी मशीन बन रही हो, उन मशीनों में भी मेजरमेंट किया जाता है कि किसकी डायमेंशन क्या रखनी है, किसकी चीज को क्या रखनी है। तो ये मेजरमेंट का रोल है आपके पास कि जब तक आप मेजर नहीं करोगे तो किस चीज को आप बता नहीं सकते। तो भाई सिंपल सी बात है। ऐसे ही इंस्ट्रूमेंट, यानी कि वे इंस्ट्रूमेंट जो हम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी को मेजर करने में यूज किए जाते हैं, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट कहलाते हैं। जैसे एमीटर करंट को मेजर करता है, वोल्ट मीटर वोल्टेज को, वाट मीटर पावर को, एनर्जी मीटर एनर्जी को, फ्रीक्वेंसी मीटर फ्रीक्वेंसी को, पावर फैक्टर मीटर पावर फैक्टर को। तो यानी कि आप और भी चीज, स्पीड टैकोमीटर, तो ये सारे क्या है हमारे पास यूज होने वाले मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है। इनमें क्या होता है, आपके पास इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी को मेजर किया जाता है, और वो किस प्रकार से करते हैं हम यही स्टडी करने वाले हैं। ठीक है भाई, तो सेम वही चीज लिखी हुई है भाई आपके पास। ठीक है, इंस्ट्रूमेंट इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए जो यूज होते हैं वो क्या कहलाते हैं हमारे पास, इंस्ट्रूमेंट मेजरिंग, वो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। तो इंस्ट्रूमेंट को हम सीधा पॉइंट पे आ रहे हैं। क्लासिफाई किया गया है इनको अलग। इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, एक इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट है। अब इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट क्या होते हैं आपके पास, यानी कि आपने, जैसे कि आपके यहां पे क्या है, वोल्ट मीटर है, आप क्या करते हो, उसे प्लग में लगाते हो, प्लग में लगाते हो वो आपको मिल जाता है, दिख जाता है, सप्लाई दिख जाती है, सप्लाई दिख जाती है ना। हाँ, 220 वोल्ट आ रही है, 230 वोल्ट आ रही है, तो वो क्या है, इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट है। एमीटर लगाते हो, कितने एम्पीयर करंट फ्लो हो रही है, वो भी क्या है, इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट है। यानी कि आप जैसे ही जिस चीज को मेजर करना चाह रहे, उसने आपको इंडिकेट कर दिया। ठीक है, ये पहले से कैलिब्रेटेड स्केल होता है उस पे, या आजकल तो डिजिटल मीटर आ गए हैं उन पे। ठीक है, तो सेम वही है।
आप लिख सकते हो उदाहरण के साथ, ताकि आपको समझने में आसानी रहे, क्योंकि वहां पे डेफिनेशन तो बेटा पूछ नहीं आती, टाइप्स पूछ लेते हैं, या इनके ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन जब आप पढ़ोगे तो पता चल जाएगा। ठीक है, तो इंडिकेटिंग द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी, यानी कि आपकी किसी भी इंस्टेंटेनियस वैल्यू, किसी भी क्षण की वैल्यू को, ठीक है, बीइंग मेजर्ड एट ए टाइम एट विच इज बीइंग मेजर्ड। ठीक है, एग्जांपल एमीटर, यानी कि भाई एट ए टाइम जो भी वो मेजर दिखा रहा है उसी को हम क्या है, इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट बोल देते हैं, वोल्ट मीटर्स और वाट मीटर्स भाई। ठीक है, मैं बता दूं आपको भाई, इनमें से मैं पहले बता दूं, वोल्ट मीटर आपके पास, आपको पता है, आगे पढ़ेंगे वैसे तो हम इसको करंट को मेजर करने में यूज किया जाता है, किसको, करंट को। और वोल्ट मीटर किसको किया जाता है हमारे पास, वोल्ट मीटर किया जाता है वोल्टेज को मेजर करने में। ठीक है, वॉट मीटर आपको पता है पावर को मेजर करने में। ठीक है, ये पावर को मेजर करने में दोनों का कॉम्बिनेशन से। ठीक है, एक छोटी सी और बात मैं बता दूं, यहां पे आपके पास जैसे एमीटर है, एमीटर हमेशा किसमें कनेक्ट करते हैं, लोड के साथ सीरीज में। एमीटर को लोड के साथ सीरीज में कनेक्ट करते हैं, वोल्ट मीटर को किस में करते हैं, पैरेलल में करते हैं लोड के साथ। ठीक है, अगर मान लो मेरे पास ये सप्लाई है और मेरे पास ये लोड है भाई, क्या है, ये क्या है, लोड है। ठीक है, तो मैं एमीटर को कहां लगाऊंगा, इसके साथ, यहां पे। ठीक है, तो एमीटर को मैं इसके साथ सीरीज में लगाऊंगा, सीरीज में क्यों, क्योंकि करंट मेजर करता है ना एमीटर, तो करंट हमारी सेम रहती है सीरीज में ही, तो जो एमीटर में जाएगी, जो लोड में जाएगी, वही एमीटर में जाएगी। ठीक है भाई, और वोल्ट मीटर को अगर मैं बात करूं तो वोल्ट मीटर को अगर मुझे नापना हो तो वोल्ट मीटर को लगाते हैं हम इसके शंट में, पैरेलल में, वोल्टेज नापने के लिए। अब देखो भाई, वोल्ट मीटर को अगर मैं एमीटर में, तो एमीटर का अगर मैं बात करूं, ये आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ये याद रख लो, एमीटर, इनके इंटरनल रेजिस्टेंस भाई। ठीक है, जो एमीटर है इसका इंटरनल रेजिस्टेंस होना चाहिए आइडियली, अगर मैं आइडियली बात करूं, आइडियली होना चाहिए 0, और प्रैक्टिकली होना चाहिए, जो कि होता है, प्रैक्टिकल का मतलब जो एक्चुअल में होता है, मिनिमम। मिनिमम ये नोट कर लेना वोल्ट मीटर का भाई, अभी बताएंगे क्यों। ये भी वोल्ट मीटर का जो रेजिस्टेंस होता है, ये क्या होना चाहिए आपके पास, आइडियल तौर पे इन्फिनिटिव, क्योंकि हम नहीं चाहते भाई इसमें कोई करंट जाए, है ना, और प्रैक्टिकल मैक्सिमम, मैक्सिमम, तो इनका इंटरनल रेजिस्टेंस आ जाता है भाई। ठीक है, इनमें दो चीज और मैं ऐड कर दे रहा हूं, करंट सोर्स का भी हालांकि मैं बता चुका हूं। ठीक है, और वोल्टेज सोर्स का भी, दोनों, क्योंकि इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं। ठीक है, अगर मैं करंट सोर्स के इंटरनल रेजिस्टेंस की बात करूं तो वो इसमें होता है आइडियली इन्फिनिटिव और इसमें मैक्सिमम। और भाई मैं वोल्टेज सोर्स की बात करूं तो ये 0 और मिनिमम दिखाई दे रहा है आपको, मिनिमम है 0 और मिनिमम। देखो भाई मैं कॉन्सेप्ट बता दे रहा हूं क्यों करते हैं। हम एमीटर से करंट नापते हैं, क्या नापते हैं, करंट। तो अगर मैं सीरीज में लगाऊंगा तो मैं चाहूंगा कि भाई मेरी जो लोड पे मेन करंट है वो इफेक्ट ना हो, क्योंकि आई इक्वल टू क्या होता है मेरे पास, V अपॉन के R, है ना। अगर आपने प्लस के, क्योंकि एमीटर सीरीज में लगाया तो RA और जोड़ दिया आपने यहां पर, तो क्या हो जाता है भाई बच्चों, RA की वैल्यू अगर आपने और जोड़ दी तो मेरी तो मेन करंट कम हो जाएगी, लोड में जाने वाली करंट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, तो मेन करंट इफेक्ट हो जाएगी। इसलिए हम इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 या मिनिमम, तो इसलिए हम इसकी वैल्यू क्या लेते हैं, मिनिमम। ओके, तो ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा। दूसरी चीज सेम एज इट इज हम चाहते हैं कि ऐसे ही, इसलिए ये 0 या प्रैक्टिकली मिनिमम। वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर क्या नापता है मेरे पास, वोल्टेज को, V इक्वल टू क्या होता है, I इंटू R, इसी को तो नापते हैं भाई वोल्ट मीटर, वोल्टेज अक्रॉस द उसके नापता है। तो अब मैं सिंपल सी बात है भाई, अगर मेरे पास यहां पे I, अब ऐसा तो है नहीं कि सर आई में कुछ जाती नहीं करंट, वोल्टेज में, वोल्ट मीटर में करंट तो बेटा जाती है, क्योंकि करंट जाती है तभी तो डिफ्लेक्शन होता है, तभी तो उसमें डिफ्लेक्शन होता है। तो करंट तो ये लेगा कुछ ना कुछ, लेकिन क्या लेगा, प्रैक्टिकली लेगा, करंट लेगा बहुत कम। इसका रेजिस्टेंस क्या रखते हैं हम, बहुत हाई,
बहुत हाई। अब कहोगे हाई क्यों सर? देखो, अगर आप इसका रेजिस्टेंस हाई रखोगे तो इसमें करंट क्या आ जाएगी? कम से कम। और ये करंट मेरी फालतू में तो जा रही, बस मेजरिंग करने के लिए हम इसका यूज कर रहे हैं, है ना। तो भाई अगर सिंपल सी बात है, अगर इसको आप यहां लगा दोगे वोल्ट मीटर को, तो हम तो चाहते हैं ना कि सोर्स से हमारे पास फालतू कोई करंट ना आए, केवल मेजर करना है। तो इसलिए इसका रेजिस्टेंस क्या होता है? हाई। तो जितना भी जो ड्रॉप रहता है मेरे पास हाई रेजिस्टेंस के कारण रहता है, करंट की वैल्यू मेरी कम रहती है, ठीक है। इसलिए हम अधिक से अधिक रखते हैं। और या मैक्सिमम कितना हो सकता है? इन्फिनिटी। इन्फिनिटी के केस में वोल्टेज होती है मेरी मैक्सिमम। तो वोल्टेज हमें जहां मैक्सिमम किस में मिलेगी? जब मेरा रेजिस्टेंस हाई हो, ठीक है। अगर कहोगे आप लो रखोगे, तो लो रखोगे तो भाई ये करंट लेगा, खींचेगा, फालतू की करंट ही तो जाएगी उसमें, है ना। चलिए, अच्छा, तो आई होप ये चारों भाई करंट सोर्स है, करंट सोर्स और वोल्टेज सोर्स, ये याद रखना। ये मीटर है, ये सोर्स है। सोर्स और मीटर में बहुत उल्टा वो होता है रिलेशन। हम चाहते हैं करंट सोर्स का, मैं बता दूं, करंट सोर्स पे हमारी इंटेंशन रहती है, हालांकि मैं पहले बता चुका हूं BEE में, वहीं से कर लेना आप लोग, कि यहां से ज्यादा सोर्स करंट मेरी लोड पे जाए, RL पे, इधर कम से कम, तो इधर कम से कम जाए, ये इन्फिनिटी होगा, तो इसलिए इन्फिनिटी लिया। ऐसे वोल्टेज सोर्स में हम वोल्टेज को ज्यादा डिलीवर करेंगे, इसलिए इंटरनल रेजिस्टेंस हमारा कम से कम होना चाहिए। इन चार में से बच्चों एक आपके पास एग्जाम में रेजिस्टेंस रखा मिलेगा, ढंग से पढ़ लेना। और कॉन्सेप्ट वाइज बता दिया। बच्चे एमीटर वोल्ट मीटर में, करंट सोर्स में और वोल्टेज सोर्स पे कंफ्यूज हो जाते हैं, इनको कभी बिचल से आते हैं बस, ठीक है भाई। चलिए, नमस्ते भाई, नमस्ते। तो क्लियर हो रहा है, चीजें समझ में आ रही है? तो ये पॉइंट जो मैंने बताए हैं इनको लिख लेना, है ना। अभी बताएंगे एमीटर को हमेशा सीरीज में रखते हैं, वोल्ट मीटर को पैरेलल में रखेंगे तो क्या होगा, उसकी बात हम आगे करेंगे, ठीक है। तो चलिए, ये हो गया आपके पास इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट। अब बारी आती है भाई हम किसकी, अब बात करते हैं, दूसरा पॉइंट है हमारे पास रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट। तो भाई रिकॉर्डिंग का इंस्ट्रूमेंट का मतलब क्या हो गया आपके पास? रिकॉर्डिंग का मतलब जो आपका रिकॉर्ड करता हो, ऐसे इंस्ट्रूमेंट जो आपके डाटा को रिकॉर्ड करते हैं, वो रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट है। सिंपल सी बात है। रिकॉर्ड कौन करता है? इसका उदाहरण देते हैं हम, ECG मशीन, वो भी तो इंस्ट्रूमेंट है। वो क्या कर रहे हैं? आपके दिमाग की नब्ज को, हार्ट की जो बीट हो रही है, उनको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करके, आपने देखा होगा पेपर पे प्रिंट करते हैं। तो पेपर पे जब प्रिंट कर रहे हैं, उससे पता चल रहा है कि हमारी हार्ट बीट किस टाइम पे क्या थी। तो क्या हो रहा है? रिकॉर्ड हो रहा है, हिस्ट्री रिकॉर्ड हो रही है ना उसकी। तो ऐसे इंस्ट्रूमेंट को क्या बोल देते हैं? रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। तो ये, या फिर हमारे पास ये आजकल के जो स्टेशंस हैं, उन पे भी लगाए जाते हैं रिकॉर्डिंग वोल्टमीटर, कब किस टाइम क्या वोल्टेज रही हमारे पास, ठीक है। तो सेम वही है बस, ठीक है। जो रिकॉर्ड करता है वेरिएशन ऑफ द इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी, वो कुछ भी हो सकती है आपकी इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी, वोल्टेज भी हो सकती है, करंट भी हो सकती है, पावर भी हो सकती है, ठीक है। सेलेक्टेड पीरियड टाइम, एक सेलेक्टेड पीरियड टाइम का, ठीक है। तो पॉइंटर विल दीज इंस्ट्रूमेंट एंड फेड पेन, एक पेन ऑन विच ट्रेस करता है ऑन पेपर पे, ठीक है, मूविंग ड्रम के जरिए, और ए मूविंग ड्रम, ठीक है। तो कहने का मतलब आपको आई होप समझ में आ गया होगा। आप जरूरी नहीं यही भाषा लिखें जो मैं बोल रहा हूं, आप अपनी भाषा में वो भी लिख सकते हैं अगर आपको नहीं समझ में आ रही, क्योंकि आपको चीजें वहां पे आपके दिमाग में घुसनी चाहिए। ऐसा जरूरी नहीं कि आपको डेफिनेशन बिल्कुल यही लिखनी है, ये तो एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन हो जाती है बुक्स में, बट आप वो लिखो जो आपको समझ में आ रही है। अगर आपको ये समझ में आ रहा है कि हाँ, उदाहरण देके बताया कि इसका सबसे अच्छा उदाहरण है ECG, अगर मैंने बोला कि हाँ ऐसे इंस्ट्रूमेंट जो आपकी चीजों को रिकॉर्ड करते हैं, इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी को, रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट कहलाते हैं, जैसे ECG पेपर पे, तो ये समझ में आ रहा तो यही लिखो आप, ठीक है। ऐसा जरूरी नहीं कि किताब की वो लिखी जाए, ठीक है। वैसे मैं अब कोशिश करने वाला हूं कि बच्चों को ज्यादा से ज्यादा हिंदी और इंग्लिश में ही PPT बनाऊं। एक्चुअली वो थोड़ी मेरे को टाइपिंग की इशू है, इंग्लिश में तो चलो बोल बाल के हो भी जाती है, वो या आदत पड़ रखी है, हिंदी में नहीं हो पाती बेटा, है ना। हिंदी में तो हम कुछ नहीं लिख सकते इस वाले मैटर, मतलब बोल सकते हैं लिखने की प्रॉब्लम है उस पे, कंप्यूटर पे। चलिए खैर, तो ये हो गया रिकॉर्डिंग वाला इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। ये हो गया आपका रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट। अगले पे आते हैं वो इंटीग्रेटेड इंस्ट्रूमेंट। अब इंटीग्रेशन आपको पता है, एक निश्चित टाइम में टोटल कितना आपने किस चीज का यूज किया, ठीक है, उसको हम इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट कह लेते हैं, ठीक है। तो वो ये, वो सॉरी, इंडिकेटिंग इंटीग्रेशन, इंटीग्रेटिंग,
ठीक है। इंस्ट्रूमेंट आर दोज विच मेजर द टोटल क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी डिलीवर इन अ पर्टिकुलर टाइम। भाई एक पर्टिकुलर टाइम में, जैसे उदाहरण के लिए आपके पास एम्पियर आवर, ठीक है, और वाट आवर मीटर। वाट आवर मीटर, जैसे आपके घर के बाहर लगे हुए वाट आवर मीटर को हम एनर्जी मीटर ही बोल देते हैं भाई, एनर्जी मीटर भी बोल देते हैं हम भाई बच्चों, ठीक है। एनर्जी मीटर का मतलब देखो सिंपल सी बात है, आपको पता है आपका एक बल्ब है 100 वाट का है, ठीक है, ये 1 घंटा चलेगा तो 100 वाट कंज्यूम करेगा, है ना। और अगर ये 10 घंटा चलेगा तो 10 घंटे चलेगा तो 10 ही करना, इसे 100 मत कर लेना, ठीक है भाई। 1000 वाट या 1 किलोवाट, ठीक है, या 1 यूनिट। तो इसने कितनी देर की बताई आपको, ये बता देगा कि हाँ आपने जो एनर्जी की खपत की इतनी कर ली 1000 वाट की, कितने 10 घंटे में, तो एक निश्चित टाइम में बता देगा। 1 महीने की बताता आपके पास कि 1 महीने में आपके पास बिल नहीं आता कि 1 महीने में टोटल आपने इतनी एनर्जी कंज्यूम की, तो क्या है 1 महीने का इंटीग्रेशन निकाल दिया उसने। तो यानी कि ऐसे मीटर जो पर्टिकुलर निश्चित टाइम के, आप 1 दिन का भी ले सकते हो, उसमें डेली रीडिंग चेक करो, 1 हफ्ते का भी ले सकते हो, 1 महीने का भी, 1 साल का भी, डिपेंड ऑन यू। तो ऐसे मीटर को क्या बोल देते हैं भाई, इंटीग्रेटेड टाइप इंस्ट्रूमेंट। तो यहां से क्वेश्चन आता है भाई बच्चों आपके पास कि एनर्जी मीटर जो आपके घर में लगे हों किस प्रकार के इंस्ट्रूमेंट है, इंटीग्रेटिंग टाइम है, रिकॉर्डिंग टाइम है, या इंडिकेटिंग टाइम। एमीटर वोल्टमीटर पे भी आएगा कि कौन सा किस टाइप का है, ठीक है। तो आई होप यहां से क्लियर हो गया होगा। ईसीजी मशीन का आ सकता है आपके पास, ठीक है, वो किस प्रकार का है आपके पास। यहां तक किसी बच्चे को तो कोई कंफ्यूजन नहीं है भाई, ठीक है। चलिए ये हो गया बच्चों आपके पास टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट की कौन सा किस प्रकार का है। अब भाई इनमें जो है, इन इंस्ट्रूमेंट में जितने भी भाई, अब सिंपल सी बात में बता दो आपको, जितने भी आपने मीटर देखे हैं वो क्या होते हैं, इस प्रकार से होते हैं। रीडिंग यहाँ पे 1 2 3 4 ये देखे होंगे, और यहाँ पे लगा रहता है आपका पॉइंटर, है ना। और इसमें कुछ भी भैया आप सिंपल सी बात है, जो भी अरेंजमेंट है आपका, कोई भी सिस्टम है, ठीक है, ये मेजर करते हो और ये डिफ्लेक्ट होता है। तो यानी कि जब जो मेरे इंस्ट्रूमेंट है उनमें कुछ टॉर्क काम करते हैं। क्या काम करते हैं, कुछ टॉर्क। वो टॉर्क कौन कौन से होते हैं भाई, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, कंट्रोलिंग टॉर्क, और ये कंट्रोलिंग टॉर्क 2 टाइप के हो गए, डैम्पिंग टॉर्क। इन टॉर्क का तीनों का अलग अलग काम है, वो काम देख लेते हैं, और ये तीनों बहुत जरूरी भी है, ठीक है। पहले बात करते हैं डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। अब सिंपल सी बात है भाई, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क क्या है, डिफ्लेक्शन होना। आपका ये मीटर है, ये पॉइंटर है, ये यहां से यहां मूव किया, यानी कि डिफ्लेक्ट हुआ। ये डिफ्लेक्ट किसकी वजह से होगा, या तो करंट की वजह से जो आप मेजर कर रहे हो, या वोल्टेज की वजह से, या पावर की वजह से, दोनों की वजह से। सिंपल सी बात है। तो द मैकेनिकल फोर्स प्रोड्यूस बाय द इलेक्ट्रिक करंट, वोल्टेज और पावर, यानी कि इसके जरिए हमें एक मैकेनिकल फोर्स प्रोड्यूस करता है। ये क्या कहलाता है मेरे पास, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, या फिर आप इसको लिख लो ऐसा टॉर्क जो पॉइंटर को डिफ्लेक्ट करने का कार्य करता है, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क कहलाता है भाई, ठीक है। अब सिंपल सी, ये डिफ्लेक्टिंग टॉर्क क्यों होता है, हम बाद में डिस्कस करेंगे, है ना, क्यों मूव होता है। अब है कंट्रोलिंग टॉर्क। अब देखो भाई कंट्रोलिंग टॉर्क क्या है, अगर ये मेरा पॉइंटर है, मैं अगर इसको कंट्रोल ना करूं तो ये यहां से एंड तक चले जाएगा, यहां एंड तक, तो और बार यहां से एंड तक चले जाएगा, वो भी बाद में डिस्कस करेंगे, पीएमएमसी पढ़ेंगे क्यों जाएगा, ठीक है। तो हमें इसे कंट्रोल करना पड़ता है। तो इसको कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि अगर हम कंट्रोल नहीं करेंगे तो हमें भाई ये बिल्कुल रीडिंग यहां से बिल्कुल एंड वाली देगा, बस यहां से यूं यूं पूरा घूम जाएगा। तो इसके लिए लगा देते हैं हम स्प्रिंग यहां पे, तो स्प्रिंग लगा देते हैं इसमें, ताकि स्प्रिंग क्या हो, मेरे पास इसका अपोज करता है डिफ्लेक्टिंग टॉर्क का, ठीक है, ताकि ये मूव इतना ही करे जितनी उसमें करंट या वोल्टेज या पावर दी गई है, ठीक है। तो सेम वही है, द डिफ्लेक्शन इज डिपेंडेंट अपॉन द मैग्नीट्यूड ऑफ क्वांटिटी बीइंग मेजर्ड, ठीक है। और ये क्या करता है, अपोज करता है। कंट्रोलिंग टॉर्क जो है, इसके जो डिफ्लेक्शन हुआ उसको कंट्रोल करने का काम करता है। और भाई अगर मैं बात करूं टीडी, ये स्टेबल पॉइंटर कब आता है,
जब TD इजकल टू या TC इजकल टू कंट्रोलिंग टॉर्क इजकल टू TD, यानी कि डिफ्लेक्टिंग टॉर्क के बराबर होगा तो मेरा पॉइंटर स्टेबल हो जाएगा। अगर मेरा डिफ्लेक्टिंग टॉर्क ज्यादा होगा कंट्रोलिंग टॉर्क से तो सिंपल सी बात है वो मूव होता जाएगा। क्लियर भाई? ये दो प्रकार से होते हैं, स्प्रिंग से या ग्रेविटी कंट्रोल से। ठीक है, इसको ग्रेविटी कंट्रोल का मतलब यहां पे हम वेट टांग देते हैं ताकि ये ज्यादा तेजी से मूव ना करे। ठीक है, अब आते हैं डैम्पिंग टॉर्क। अब डैम्पिंग टॉर्क का काम क्या है? डैम्पिंग क्या होती है भाई? मेरे पास सिंपल सी बात है, ऑस्किलेशन प्रोड्यूस होते हैं किसमें? पॉइंटर में। जब पॉइंटर वहां जाता है तो यूं हिलता है, तो उसके लिए क्या होता है? ऐसे ऐसे टिप करता है, जब इधर जाएगा तो आपने देखा होगा। तो जिस पॉइंटर पे जिस उसमें क्या बोलते हैं हिलेगा तो सभी में, किसी में बहुत जल्दी स्टेबल में आ जाएगा, किसी में नहीं आएगा। तो उसको स्टेबल करने के लिए हम जो यूज करते हैं वो होता है मेरा डैम्पिंग टॉर्क। ठीक है, तो डैम्पिंग टॉर्क का कार्य क्या है? ये पॉइंटर को स्टेबल बनाने का काम करती है, यानी कि पॉइंटर जब फाइनल कंडीशन में होगा तो उसको इधर उधर मूव नहीं होने देगा। या जितनी जल्दी होगा मतलब हल्का सा करेगा लेकिन जल्दी आ जाएगा। जो जितनी जल्दी स्टेबल हो जाएगा उसकी डैम्पिंग टॉर्क उतना ही अच्छा होगा। ठीक है, तो वही लिखा है टू प्रिवेंट द ऑस्किलेशन ऑफ द मूविंग सिस्टम एंड इनेबल टू द लेटर टू रीच फाइनल वैल्यू क्विकली। ठीक है, यानी कि फाइनल वैल्यू के मतलब कि जल्दी पहुंचा देता, फाइनल वैल्यू पे जल्दी आगे स्टेबल हो जाता है। क्लियर है भाई? ये हो गया आपके पास कंट्रोलिंग टॉर्क। ठीक है भाई, तो ये मैंने बता दिया कब स्टेबल होगा कब क्या होगा। तो कंट्रोलिंग टॉर्क है जो आपके पास ये दिखा रखा है इसमें। ठीक है, स्प्रिंग कंट्रोल और क्या बोलते हैं आपके पास जो है ग्रेविटी कंट्रोल है। तो भाई स्प्रिंग के कुछ पैरामीटर्स होने चाहिए। देखो सिंपल सी बात है, स्प्रिंग हम ये लगा रहे हैं, स्प्रिंग लगा रखे है ये पॉइंटर है P, ये बैलेंस वेट है B, इसको वेट को इसको बैलेंस बनाने के लिए, वरना पॉइंटर इधर ही झुक जाएगा, वो सारा का सारा इधर आ जाएगा। ठीक है, ये S स्पाइंडल हो गया, ये बियरिंग हो गए, ये स्प्रिंग हो गए 1 और 2। ठीक है भाई, तो चलिए अब बात करते हैं स्प्रिंग। स्प्रिंग देखो सिंपल सी बात है, एक यहीं पे बता दे रहा हूं कि काम भी कैसे करेगा। जैसे आपने स्प्रिंग तो देखा ही होगा, आप उस पर फोर्स लगाते हो भाई, फोर्स लगाते हो तो दब भी जाता है। वो कब दबता है? जब आपका फोर्स जो अपवर्ड की साइड फोर्स लगा रहा उससे ज्यादा होगा तब प्रेस होगा, वरना नहीं होगा। तो सेम वही काम है, जब मेरे पॉइंटर का फोर्स, इसके स्प्रिंग भी तो ये लगा रखे इन्होंने, ये जो स्प्रिंग है इसके जस्ट अपोजिट काम करता है। जब मेरा इससे ज्यादा फोर्स होगा तो क्या होगा? मेरे पास ये पॉइंटर मूव करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। सिंपल सी बात है। तो वो डिफ्लेक्शन जो मिल रहा है हमें वो किससे मिल रहा है? मान लो सिंपल सी बात है, वो करंट से मिल रहा है या मुझे वोल्टेज देने से मिल रहा है, क्योंकि करंट और वोल्टेज हमने पढ़ा है ना। करंट और जब कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है, PMMC में देखेंगे आगे कि किस प्रकार से होता है। ठीक है, तो जो कंट्रोलिंग टॉर्क होता है भाई मेरे पास, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इसके थीटा होता है, थीटा जितना वो एंगल चला होता है। स्प्रिंग के बारे में आ जाते हैं भाई। इसके जो स्प्रिंग लगा होता है उसके कुछ पैरामीटर्स होते हैं, वो इस प्रकार का होना चाहिए, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नॉन मैग्नेटिक होना चाहिए, नॉन मैग्नेटिक मटेरियल का होना चाहिए। ठीक है, और नॉन मैग्नेटिक मटेरियल का इसलिए क्योंकि सिंपल सी बात है, जो इसमें यूज हो रही है मेरे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, वहां पे मैग्नेट बनी रहती है, मैग्नेटिक फील्ड, तो इसको इफेक्ट करेगा। सिंपल सी बात है, तो इस वजह से क्या है, और उससे पैरामीटर्स बदलेंगे हमारे पास। लो टेम्परेचर कोफिशिएंट होना चाहिए, क्योंकि इनसे करंट गुजरती है, हमारा रेजिस्टेंस वगैरह में बदलाव नहीं होना चाहिए। अगर रेजिस्टेंस मान लो टेम्परेचर कोफिशिएंट हाई हो तो रेजिस्टेंस बदलाव होगा, रेजिस्टेंस में बदलाव होगा तो सिंपल सी बात है, जो उसमें मेन करंट जा रही है उसका मेजरमेंट एक्चुअल नहीं होगा, एरर ज्यादा आएगा। ठीक है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी लो होना चाहिए, सेम एज इट इज वही है। ठीक है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस लो होगा तो वही होगा। ठीक है भाई, यह आपके पास ग्रेविटी कंट्रोल। ग्रेविटी कंट्रोल का मतलब जो मैंने बताया था, इसमें वेट टांग लेते हैं। ठीक है, इस पे मुझे लगता नहीं आप लोगों को अभी इसके एंगल पे जाने की जरूरत है। ठीक है, ये वेट टांग लेते हैं, इसमें सिंपल सी बात दे रखे, बैलेंस वेट है, M कंट्रोल वेट है, इसको जो कंट्रोल करके रखता है, और ये एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन है, थीटा है बेटा, यानी कि कितना एंगल का मेरा डिफ्लेक्शन हो रहा है यहां से, और ये इसको यहां से भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो भाई अब देखो इसमें सिंपल सी बात है, वेट के कुछ फायदे हैं।
अब वजन टांग दिया, वजन पे वेट का तो ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा ना, वेट का कोई प्रभाव, वो सॉरी हीट का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, अनफेक्टेड टू हीट रहता है। तो सिंपल सी बात है ये कि ग्रेविटी कंट्रोल इंस्ट्रूमेंट चीपर पड़ते हैं आपके पास स्प्रिंग कंट्रोल से। इंस्ट्रूमेंट इज अनफेक्टेड बाय द टेम्परेचर, और ये लॉन्ग लास्टिंग भी रहता है, ज्यादा दिन तक चलता है। ठीक है, इसकी जो लाइफ होती है कंपेयर टू स्प्रिंग के वो ज्यादा रहती है, क्योंकि स्प्रिंग तो बार बार वो रहता है आपका मूव, प्रेस होता रहता है, फोर्स लगता रहता है। ठीक है, ग्रेविटी कंट्रोल्स गिव ए क्रैम्प स्केल। ठीक है, ये डिसएडवांटेज इसका। क्रैम्प स्केल का मतलब है भाई बच्चों, जो शुरू में भी हाई डेंस रहता है और बाद में भी हाई डेंस रहता है, इस प्रकार के स्केल। ठीक है, ठीक है, और इसको यूज करने से पहले हमें लेवल करना होता है। लेवल का मतलब जैसे ऐसे नहीं, आप क्योंकि इसमें वेट टंगा रहता है तो एक जगह स्थिर रखना पड़ता है इसको मेजर करने से पहले। ठीक है, इसको आप ऐसे नहीं कि लिटा के वो कर दोगे, यूज कर दोगे, है ना, एक सुटेबल कंडीशन में लाना पड़ता है भाई। ठीक है भाई, अब डैम्पिंग डिवाइस, ये जो डैम्पिंग होती है कि आपकी डैम्पिंग किस प्रकार की होती है उनकी बात बता रहा है भाई आपके पास। तो एयर डैम्पिंग है एक, तो एक क्या है आपके पास, एयर डैम्पिंग, फिर है एडी करंट डैम्पिंग और फ्लूइड फ्रिक्शन डैम्पिंग। ठीक है, फिर है फ्लूइड फ्रिक्शन डैम्पिंग। एयर डैम्पिंग सिंपल सी बात वही है भाई आपके पास, ये एक प्रकार से क्या होता है, ये भाई आपके पास स्केल है, ठीक है, और ये पॉइंटर जुड़ा हुआ है, यहां पे आपने एक चैम्बर बना रखा है, एयर चैम्बर। ठीक है, ऐसा अरेंजमेंट रहता है कि हवा की जो ऑस्किलेशन है इसको ये रोके। ठीक है, अब ये सिंपल सी बात है, पॉइंट इससे पॉइंटर से कनेक्ट रहती है, तो इसे फाइनल स्टेबल लाने में वो करे, ये कभी ऊपर फोर्स लगेगा, कभी ये नीचे को लगेगी। तो यानी कि कहने का मतलब ये है कि इसको स्थिर करने के लिए जब यहाँ पे एयर होती है तो हम इसको एयर डैम्पिंग बोल देते हैं। फिर जब ये मेरे पास, अगर मैं इसकी बात करूं एडी करंट डैम्पिंग की, इस पे एक डिस्क लगी होती है भाई बच्चों, क्या लगी होती है, डिस्क, इसे हम मैग्नेट से कनेक्ट कर देते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड में जब डिस्क मूव करती है तो यहाँ पे एडी करंट जनरेट होती है। वो एडी करंट आपको पता है, सिंपल सी बात है, आपने ट्रांसफार्मर में पढ़ी, इसके घूमने का अपोज करती है, दैट्स इट, उसको एयर करंट डैम्पिंग बोल देते हैं, यानी कि जल्दी घूमने, जल्दी स्टेबल उसमें ले आती है। फ्लूइड फ्रिक्शन डैम्पिंग, यहाँ पे एक फ्लूइड लगा देते हैं ताकि इसमें फ्लूइड में इसको घुमाते हैं, यहाँ पे कुछ लगा के। ठीक है, तो जहां पे हम फ्लूइड के जरिए इसके पॉइंटर को स्टेबल करने की बात करते हैं वो कहलाती है मेरी फ्लूइड डैम्पिंग। ओके, अब भाई देखो डैम्पिंग में से जो सवाल आता है आपके पास, मैं बता दूं कौन से इंस्ट्रूमेंट में कौन सी डैम्पिंग यूज होती है, ये सबसे ज्यादा सवाल पूछा जाता है। ठीक है, कौन सा इंस्ट्रूमेंट किस प्रकार का है ये भी पूछा जाता है, कौन से इंस्ट्रूमेंट से क्या मेजर करते हैं ये भी पूछा जाता है, साथ के साथ मैं आपसे डिस्कस करता चलूंगा। ये आ जाते हैं हम परमानेंट मैग्नेटिक मूविंग कोइल पे भाई, पीएमएमसी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखो वैसे तो इसका जो बुक्स वगैरह में डायग्राम है वो ये दे रखा है। ठीक है, इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई समझने के लिए काफी बुक में इसके जो डायग्राम दे रखे हैं भाई बच्चों वो ये दे रखे हैं। सिंपल सी बात है कि पूछ लेता है यू शेप की इसकी वो होती है ना, मैग्नेट, जो कि दिखा भी रखी है। ठीक है, और यहाँ पे पॉइंटर होता है, यहाँ पे इसकी एक कोइल लगी रहती है। ठीक है, सिंपल सी बात है, इससे हम करंट मेजर करते हैं। ठीक है, कहने का मतलब इसका जो अरेंजमेंट है ना भाई, इसका जो अरेंजमेंट है, बाकी ये है सिंपल सी बात है, ये एम है जो आपके पास परमानेंट मैग्नेट है, सॉफ्ट आयरन पीस है, पीपी आपके पास। ठीक है, जो कि मैग्नेट का ही काम करते हैं, सिंपल सी बात है इसमें। ठीक है, और ये रेक्टेंगुलर कोइल है सी, इसने ये दे दी है कोइल को, इसने ऐसे दिखा दिया, एक्चुअल में ये यहाँ पे दे दिए देखा जाए तो। ठीक है, दो पार्ट दे दिए इसके, और स्प्रिंग है, पॉइंटर है। ठीक है, तो अब देखो इसमें है कुछ नहीं, सिंपल सा एक फंडा बता रहा हूं, मैग्नेटिक फील्ड है, ये कोइल है यार, सीधा मोटर का अरेंजमेंट हो रहा है यहाँ पे। अगर देखा जाए तो ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये फील्ड है, और ये क्या है भाई मेरे पास, ये है कोइल है। क्या ये आपने मोटर में नहीं पढ़ा? हाँ पढ़ा है। अरे भाई ठीक है, अभी देखना जरा भाई, सिंपल सी बात है, मुझे इतना तो पता है ना कि ये कोइल घूमेगी। अगर मैं इसको सप्लाई दूंगा तो, अगर मैं इसको सप्लाई दूंगा तो ये कोइल तो घूमेगी ना, और इसी को मैंने कर दिया पॉइंटर से कनेक्ट। लो, तो इस पूरा का पूरा एक तरीके से क्या है,
मोटर का अरेंजमेंट ही है ना। अब ये पॉइंटर घूमेगा भाई, वो तो मोटर थी, उसमें तो मुझे कंट्रोल करने की जरूरत नहीं, तो उसमें तो पूरा घुमाना है मेरे को, लेकिन यहाँ पे मेरे को बच्चों क्या करना है, कंट्रोल करना है ना भाई। मुझे पता है कि हाँ 1 एम्पियर की करंट दोगे तो भाई ये इतना घूमेगा, है ना, घूम तो पूरा भी जाएगा, लेकिन हमने यहाँ पे क्या लगा रखा है, इस पे स्प्रिंग कंट्रोलिंग करने के लिए, है ना, कि भाई जो इधर से फोर्स तो लग रहा है लेकिन स्प्रिंग रोक ले रहा, लेकिन किस स्टेशन पर रोक ले रहा, जहां पे इसका जितना फोर्स लग रहा है, जहां पे दोनों की बैलेंस कंडीशन आ जा रही है, ठीक है। फिर और करंट बढ़ाओगे तो ये और आगे बढ़ जाएगा, है ना, फिर और बढ़ाओगे तो ये एंड तक आ जाता है। इसको बोल देते हैं फुल स्केल डिफ्लेक्शन। फुल स्केल डिफ्लेक्शन यानी कि जिस करंट पे वो आपका 0 से बिल्कुल एंड वाली डिजिट पे पहुंच जाए उसको बोलते हैं फुल स्केल डिफ्लेक्शन। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, जब करंट कैरिंग कंडक्टर लाई बिटवीन द मैग्नेटिक फील्ड इट एक्सपीरियंस ए फोर्स, ठीक है, और वो फोर्स किससे निकाल सकते हो आप, उसमें किससे निकालते थे आप, BLV साइन थीटा से निकालते थे, ओके, निकालते थे ना, BLV साइन थीटा से। यहां भी वही है, B है, करंट I है, N यहां पे क्योंकि मेरे पास इसमें बहुत सारे टर्न होते हैं, ये देखो इसके बराबर इक्विवेलेंट सर्किट हमने ये यहां पे बनाया है, बनाने की कोशिश की है, बिल्कुल एग्जैक्ट ऐसा ही है, ठीक है भाई। तो इसे ये हालांकि फिक्स कॉइल है, ये मूविंग कॉइल है, जो घूमने वाली कॉइल है वो मूविंग कॉइल है, पूछ लेता है भाई इसमें मूविंग कॉइल कौन सी होती है और फिक्स कॉइल कौन सी होती है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, मूविंग कॉइल जो पॉइंटर घूम रही है जिसमें हम करंट दे रहे हैं या वोल्टेज दे रहे हैं वो मूविंग कॉइल है, ठीक है। ये इन्होंने यहाँ पे हालांकि सीरीज वो बता दिया, मीटर के टर्मिनल बता दिया, बट ये क्या है, अगर परमानेंट मैग्नेट होती है तो इनकी हमें जरूरत नहीं है, ठीक है। तो चलिए अब ये हो गया, इसी प्रकार का अरेंजमेंट है, ये सेम चीज। तो अब आ जाते हैं इसके इस पे भाई, जो पैरामीटर्स है हमें पता, तो इसका जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क है किन किन पैरामीटर के ऊपर डिपेंड कर रहा है, वो इन पैरामीटर्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है भाई बच्चों। वर्किंग तो समझ में आ गई भाई, PMMC बता दूं मैं, इस पे लिखा हुआ है सेम DC ओनली। तो PMMC परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल, परमानेंट मैग्नेट इसलिए क्योंकि ये वाली जो मैग्नेट होती है मेरी, ये परमानेंट होती है ये वाली, ठीक है। मूविंग कॉइल इसलिए क्योंकि इसमें कॉइल मूव कर रही होती है, क्या मूव कर रही होती है, कॉइल, ठीक है। इंस्ट्रूमेंट, परमानेंट मैग्नेट मूविंग इंस्ट्रूमेंट। DC ओनली यानी कि केवल DC को मेजर करेगा, AC को मेजर नहीं करेगा, है ना। AC दे दोगे तो क्या होगा भाई, सिंपल सी बात है, पॉइंटर मेरा अप डाउन करेगा, वाइब्रेट करेगा हल्का सा, है ना, लगा के देख लो आपने पढ़ा होगा तो। चलिए ठीक है, अब ये हो गया आपके पास PMMC, पूरा नाम भी पूछ लेता है, ठीक है। इसमें लिख भी लो कौन सी डैम्पिंग यूज होती है, इसमें एडी करंट डैम्पिंग, ये भी लिख लो इसमें, एडी करंट डैम्पिंग यूज होती है भाई इसमें। भाई पहले बता दे रहा हूं मैं आपको, किसी का अगर छूट भी जाए मेरे से, किसी इंस्ट्रूमेंट की डैम्पिंग छूट भी जाए तो आप अपनी तरफ से, वैसे तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप अगर लगाओगे तो पता चल जाएगा। न्यूमेरिकल इसमें मैं सिंपल सा बता दूं, आपके पास रेंज बढ़ाने का आएगा, एरर वाला आएगा, वो सभी टाइप के मैं कराऊंगा। 1-2 एनर्जी मीटर पे आ सकता है न्यूमेरिकल, अगर आया तो वो सब मैं कराऊंगा। न्यूमेरिकल जितने मैं बोल रहा हूं उतने करोगे तो सफिशिएंट रहेगा वो, ठीक है। बाकी बेटा जितने भी थ्योरी क्वेश्चन पढ़ोगे, ठीक है, वो ज्यादा से ज्यादा आपके काम आने हैं, सिंपल सी बात है, क्योंकि थ्योरी में भी 1-2 क्वेश्चन छूट जाते हैं, 1-2 क्या ज्यादा ही छूट जाते हैं, यहाँ कॉन्सेप्ट नहीं छूटेगा आपको, ठीक है। तो भाई डिफ्लेक्टिंग टॉर्क जो रहेगा मेरे पास, ये B फ्लक्स डेंसिटी, मैग्नेटिक फ्लक्स, सिंपल सी बात है वही है सेम, डेंसिटी I, भाई कितनी करंट जा रही है, करंट, एंड नंबर ऑफ टर्न, ठीक है, A फेस एरिया ऑफ कॉइल, इन सब के ऊपर डिपेंड करता है मेरे पास, ठीक है भाई। अब सिंपल सी बात है, देयर स्केल इज यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म का मतलब बेटा समझ लो कि हर एक उस पे जो डिजिट है ना वो सेम बराबर है। यूनिफॉर्म का मतलब एक जैसा है, यहाँ 1 है तो 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, इसको बोलते हैं यूनिफॉर्म स्केल, है ना। और बाकी टाइप के स्केल की बात करेंगे हम साथ के साथ, जैसे जैसे पॉइंट आते रहेंगे, ठीक है। तो आई होप ये चीजें आपको समझ में आई होगी परमानेंट मैग्नेटिक मूविंग कॉइल के बारे में, ठीक है। इसमें रेक्टेंगुलर कॉइल लगी है, स्प्रिंग लगा है, ठीक है, और इसमें जो बता रखी है भाई एडी करंट डैम्पिंग सिस्टम में यूज होती है,
ठीक है, एडी करंट डैंपिंग मैंने बता दिया। इसके डिस्क पे थिन एल्युमिनियम की डिस्क लगी रहती है, और ये जो मटेरियल होता है हमारे पास नॉन मैग्नेटिक मटेरियल होता है। कौन सा होता है? नॉन मैग्नेटिक मटेरियल आ जाता है भाई कभी। ठीक है, ये वो मैंने बताई थी आपको, एक वो लगी रहती है डिस्क, इसमें जब ये घूमती है मैग्नेटिक फील्ड में कट करेगी तो ईएमएफ इंड्यूस होगा, ईएमएफ इंड्यूस के कारण इसमें करंट फ्लो होगी। वो करंट आपकी जिस डायरेक्शन में फ्लो होगी वो इसके घूमने का अपोज करेगी, तो उससे क्या आ जाती है? एक तरीके से ब्रेकिंग का काम करती है, ऑस्किलेशन को कम करने का काम करती है। ठीक है, तो एडी करंट डैंपिंग सिस्टम में बेटा यूज की जाती है। ये पॉइंट नोट कर लेना, पूछा जाता है। अब देखो भाई आपके पास ये आ गया मूविंग कॉइल परमानेंट इंस्ट्रूमेंट यूज एज, यहां से तरह भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, बाय यूजिंग ए लो रेजिस्टेंस, ये तो इन्होंने जो कंडीशन बता दी इसको क्या बोलते हैं? रेंज बढ़ाने की बता दी है। ठीक है, और वोल्ट मीटर का यूज भी कर सकते हैं बाय यूजिंग हाई रेजिस्टेंस ऑफ सीरीज, इसके रेजिस्टेंस को सीरीज में हाई रेजिस्टेंस ऐड करके, इसके एमीटर को इसमें ऐड करके। फ्लक्स मीटर की तरह भी यूज कर सकते हैं, एलिमिनेटिंग, यानी कि उसको हटाकर द कंट्रोल स्प्रिंग, के स्प्रिंग को हटाकर। मैंने बताया नॉन मैग्नेटिक मटेरियल का होना चाहिए, वो इसमें डिस्ट्रैक्शन प्रोड्यूस करता है। चलिए अब देखते हैं इसमें, पहले हम मूविंग परमानेंट पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, एक्सटेंशन ऑफ रेंज, यहीं से देख लेते हैं। अब देखो भाई, मेरे पास है एक एमीटर। ठीक है भाई, क्या है मेरे पास? एमीटर। ये कौन सा एमीटर? पीएमएमसी है ना। एमीटर मेरे पास पीएमएमसी, पूरा नाम जरूर याद कर लेना भाई। इमेजिन करो, एक उदाहरण दे रहा हूं मैं आपको। भाई एमीटर है तो इसका कुछ डिफ्लेक्शन होगा। मान लो ये जो डिफ्लेक्शन दे रहा है 2 एम्पियर पे दे रहा है, उदाहरण के लिए ले रहा हूं मैं 2 एम्पियर पे। 2 एम्पियर इसका फुल स्केल डिफ्लेक्शन है, एफएसडी बोलते हैं, सीधा एफएसडी, काफी जगह मिल जाएगा इसको लिखा हुआ। 2 एम्पियर इसका क्या? फुल स्केल डिफ्लेक्शन की रीडिंग ले सकता है भाई। 2 एम्पियर से ज्यादा दोगे तो ये जल सकता है, सिंपल सी बात है। इसकी रेटिंग कितनी होगी? 2 एम्पियर। अब हम क्या कर रहे हैं? इसकी रेंज बढ़ा रहे हैं। अब पूछा जाता है रेंज कैसे बढ़ाते हैं आप? ठीक है भाई, तो मैं बता दूं आपको, शंट में एक रेजिस्टेंस को ऐड करके इसकी रेंज बढ़ जाती है। देखो कैसे रेंज इंक्रीज कर रहे हैं। 2 एम्पियर है, मैंने यहां पे एक रेजिस्टेंस लगा दिया। ठीक है, इसका नाम दे दिया मैंने RSH, शंट रेजिस्टेंस। ठीक है भाई, तो ये था, इसका रेजिस्टेंस था RA, एमीटर रेजिस्टेंस, या RM कर लो, मीटर रेजिस्टेंस। बात एक ही है, एमीटर का तो RA ले लिया हमने, नाम में कुछ नहीं रखा भाई। ठीक है, यहां से करंट पहले जा रही थी 2 एम्पियर, तो बेटा पहले 2 ही एम्पियर रीड कर सकता था, तो 2 जा रही थी, 2 ही रीड कर सकता था। उदाहरण बता रहा हूं मैं आपको। अब आपको यहां पे मान लो 10 एम्पियर रीड करानी है। कितनी? 10 एम्पियर। तो अगर आप इसको हटा दोगे और 10 एम्पियर दोगे तो ये तो जल जाएगा, ये तो जल जाएगा, क्योंकि लोड आपका यहां रहता है, और लोड की पूरा ही सर्किट बना देता हूं मैं इसको, है ना। क्यों कट गया बच्चे? LOAD हो गया। चलिए, तो भाई हमें पता है कि अगर मैं 2 एम्पियर से ज्यादा दूंगा तो सिंपल सी बात है, डैमेज हो जाना है, वो खराब हो जाना है, उसकी रेटिंग से ज्यादा जा रहा है। चलिए एक उदाहरण ले लेता हूं मैं। ठीक है, अब इसमें यहां पे एमीटर का रेजिस्टेंस है
अब मेरे को इसकी रेंज बतानी है भाई, ये 2 एम्पियर के टोटल ले रहा है करंट इस वक्त ना, ठीक है। अगर मुझे को यहाँ पे 10 एम्पियर, ठीक है, फिलहाल मैं लोड का रेजिस्टेंस कुछ नहीं मान रहा हूं भाई, है ना, फिलहाल मैं लोड का रेजिस्टेंस कुछ नहीं मान रहा हूं, 2 एम्पियर थी, अब मुझे 10 एम्पियर मेजर करनी है, तो मुझे सिंपल सी बात है 8 एम्पियर करंट मेरे को इधर भेजनी पड़ेगी। मैं इसमें 2 एम्पियर से ज्यादा भेज ही नहीं सकता, मैं इसमें 2 एम्पियर से ज्यादा भाई भेज ही नहीं सकता, क्योंकि भेजोगे तो डैमेज हो जाएगा, ठीक है। तो मुझे 8 एम्पियर इधर भेजनी पड़ेगी, तो क्या करूं मैं, 8 एम्पियर इधर भेजनी, तो सिंपल सी बात है इस वाले रेजिस्टेंस की वैल्यू इसके रेजिस्टेंस से बहुत ज्यादा कम लेनी पड़ेगी, तभी जाएगी, तभी जाएगी। तो सिंपल सी बात है, मैं आर अभी लोड का रेजिस्टेंस कंसीडर नहीं कर रहा हूं, ठीक है। लोड का लेना है ले सकते हो आप, ठीक है, लेकिन हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि सिंपल सी बात है एक सेफ्टी फैक्टर की वजह से। तो अब देखो ये हो गया, मैंने इसके पैरेलल में लगा दिया, क्या क्या लगा दिया भाई, शंट रेजिस्टेंस, ठीक है। एक सेकंड, क्या सर, हाँ ठीक, हाँ तो भाई कहाँ थे हम, एक वो आ गई थी भाई, कहाँ थे हम, हाँ यहाँ पे, ओके। अच्छा चलो, हमें क्या ले जानी थी, 8 एम्पियर, मैं उदाहरण दे रहा हूं, हालांकि एक न्यूमेरिकल करके देखेंगे इसमें भाई, ठीक है। तो यहां वाली करंट यहां, और ये दो, एक सेकंड, इसमें बच्चों ये हम एमीटर के शंट में लगाते हैं, एमीटर के शंट में एक्चुअली, ठीक है, केवल एमीटर के, लोड के नहीं, क्योंकि हमें एमीटर को बाईपास करना, लोड तो अपनी करंट खींचेगा ही, ठीक है। तो इसकी वैल्यू हमें बहुत छोटी रखनी पड़ेगी, है ना। तो अगर मैं इसी का उदाहरण लूं तो कितनी लेनी पड़ेगी मुझे, देखो सिंपल सी बात है, जो वोल्टेज इसके पैरेलल में है मुझे साफ पता चल रहा है, ये भी पैरेलल में, इसमें जाने वाली करंट आई ए ले लो, और इसमें जाने वाली करंट आई एस एच ले लेते हैं। तो क्या मैं यहां से, मुझे इसकी वोल्टेज इक्वल टू इसकी वोल्टेज रख सकता हूं मैं, देखना, आई एस एच इंटू आर एस एच इजकल टू आई ए इंटू आर ए, ये रख सकता हूं मैं भाई, ठीक है भाई। तो अब मुझे सिंपल सी बात है, हमें इनका रेजिस्टेंस नहीं पता, मान लो इसका रेजिस्टेंस था मेरे पास, एमीटर का रेजिस्टेंस हालांकि बहुत कम होता है, ठीक है, 10 ओम था, और करंट पता है, तो मैं वो पूछेगा कि भाई मुझे 10 एम्पियर की नापनी, तो कितना रेजिस्टेंस शंटिंग करूंगा मैं, यहां तो आई ए इंटू आर ए अपॉन के आई एस एच, इससे निकल जाएगा आपके पास भाई, आई ए आर ए कितना है मेरे पास, 2 इंटू 10 और डिवाइड बाय आई एस एच कितना है भाई मेरे पास, 8, 2 चौक 8, और 4 से काटोगे तो 2.5 ओम, यानी कि आपको यहां से 2.5 ओम का रेजिस्टेंस लोगे तो यहां से 8 एम्पियर की करंट चली जाएगी, 8 एम्पियर की करंट क्या चली जाएगी, ठीक है भाई। तो अब हमें क्या है, चली गई ना, इसे और कम करोगे तो, अब देखो यहां से, तो यहां पे टोटल करंट कितनी जा रही है, 10 एम्पियर ही जा रही है आपकी भाई, 8 इधर से आ रही, 2 इधर, लेकिन आपने क्या एमीटर की करंट बदली, नहीं बदली, उसमें 2 ही रहने दिया। तो फाइनली हमको क्या निकालना है कि बस ये इसमें करंट उतनी ही जाए, ये बाईपास कर दे, बस इसमें करंट उतनी ही जाए। तो इसलिए बोलते हैं हम कि यूजिंग लो वैल्यू का रेजिस्टेंस, जितना लो वैल्यू का रेजिस्टेंस ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा भाई, आपका इसकी रेंज बढ़ जाएगी। अब आपको कैसे पता चलेगा कि हाँ सर यहाँ तो 2 जा रही है, उधर से कितनी जा रही है, तो बेटा इनके जो मीटर के बाहर होता है एक मल्टीप्लाइंग फैक्टर लगा रहता है, आपको सिंपल सा पता है, मुझे पता था यहाँ 4 गुना जानी करंट, तो इधर रेजिस्टेंस 4 गुना कम ही आएगा, 2.5 से ही है, देखो कैलकुलेशन भी कर सकते हो आप, ठीक है।
क्लियर है? तो आपको पता है ये 2 एम्पियर का, तो उस पर वो फैक्टर लिखे रहते हैं भाई बच्चों, ठीक है, फैक्टर क्या होते हैं, लिखे रहते हैं। तो ये रेंज बढ़ाने का एक क्वेश्चन आपके पास आ जाता है भाई हर हाल में। तो आई होप ये एग्जांपल आपको समझ में आया होगा कैसे एमीटर की रेंज बढ़ती है। ठीक है, अब आ जाते हैं हम इसके वोल्टमीटर पे। चलिए वोल्टमीटर वाले पे भी आ जाते हैं। वोल्टमीटर देखो भाई, मैं बता कॉन्सेप्ट। और एमीटर कैसे बनाते हैं, लो वैल्यू का रेजिस्टेंस शंट बढ़ा के इसकी वो भी बढ़ाते हैं हम। अब एक बात हो रहा है, एमीटर का रेजिस्टेंस क्या होता है, मैंने ऑलरेडी लिखवाया था, बहुत लो। और वोल्टमीटर का जो है लिया दिखे, चलो खैर कोई नहीं। अब आपके पास मान लो मेरे पास है भाई क्या, यह है लोड। वोल्टमीटर आप सिंपल सी बात है इसके नापोगे साथ में, है ना, ये वोल्टमीटर है। तो वोल्टमीटर की रेंज कैसे बढ़ाओगे, उसके तो शंट में रेजिस्टेंस लगाया था, वोल्टमीटर के लगाओगे आप सीरीज में। वोल्टमीटर के क्या लगाओगे आप, सीरीज में रेजिस्टेंस। तो इसका नाम दे दोगे RS और इसका नाम दे दोगे RV। ठीक है, सीरीज वाला रेजिस्टेंस। ठीक है भाई। तो और ये तो लोड है ही आपके पास, तो यहां से आपके पास क्या आएगी, वोल्टमीटर की V, टोटल वोल्टेज। क्योंकि उसमें हमें करंट सेम रखनी थी, इसमें जो हमारे पास है भाई, इसमें जाने वाली करंट I मान लो आप। ठीक है, करंट तो इसमें भी सेम ही जाएगी, सिंपल सी बात है। एक उदाहरण ले लेते हैं हम, जैसे तो मैं बता रहा हूं, क्योंकि भाई हमें वोल्टमीटर के लिए वोल्टेज नापनी, तो हमें वोल्टेज सेम रखनी पड़ेगी एमीटर में, उसमें करंट, सॉरी वोल्टमीटर में, उसमें एमीटर में करंट सेम रख रहे थे, यहां पे हमें वोल्टेज सेम रखनी है। वोल्टेज सेम कैसे रखोगे आप, मान लो देखो भाई, इसने बोला ये मेरे पास वोल्टमीटर, ये लो एक उदाहरण ले लेते हैं, ये 100 वोल्ट है और ये नाप सकता है भाई आपके पास कितनी, मान लो 10 वोल्ट ही नाप सकता है, कितनी 10 वोल्ट, और आपको तो 100 वोल्ट नपवानी है ना यहां से। तो कैसे नपेगी वो, आपको ये जो रेजिस्टेंस है इसमें 90 वोल्ट का अगर मैं ड्रॉप कर दूं भाई, कोई दिक्कत आ रही, कोई दिक्कत नहीं। 90 वोल्ट इस पे 10 मल्टीप्लाइंग फैक्टर से पता चल जाएगा हमें कि इन पे लिखा रहता है कि कितने टाइम्स ज्यादा है कितने टाइम्स कम है। मान लो भाई 9 गुना है मल्टीप्लाइंग फैक्टर, तो मुझे पता अगर यहाँ 10 है तो वहां 90 वोल्ट होगी। ठीक है, मल्टीप्लाइंग फैक्टर सिंपल सी बात है, V अपॉन के इसमें निकलते हैं हम उससे VS से, यानी कि इसके क्रॉस कितनी वोल्टेज है। ठीक है, मुझे पता है कि ये 90 है, इससे भी निकाल सकते हो आप, यहां से भी निकाल लो या यहां से भी निकाल लो, अलग अलग पैरामीटर्स है, ये आपके ऊपर डिपेंड है कि उस पर दिया क्या है, उतने टाइम ज्यादा हो जाती है उसके पास। ठीक है, मुझे पता है कि यहाँ एक है, यहाँ पे इसका जो रहेगा वो मेरे पास 9 रहेगा, तो मुझे पता 10 यहाँ है तो 90 वहां रहनी है। ठीक है, ये तो सिंपल सा इशू है, ये फॉर्मूला थोड़ा गलत हो गया था। हाँ, तो हमने क्या बताया था इसमें, तो पूछ लेगा कि भाई मुझे 10 वोल्ट तो ये नापता ही था, इसकी रेंज थी, वो कह देगा मैं कितने ओम का रेजिस्टेंस लगाऊं यहाँ पे, और मान लो इसका रेजिस्टेंस 1 ओम है, वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस 1 नहीं लेते हम, ज्यादा ले लेते हैं, चलो 1 ले लेते हैं, बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, टेक्निकली ऐसा किताब में देखने को मिलेगा नहीं, बट सिंपल कैलकुलेशन के लिए हम ले लेते हैं। ठीक है भाई, इसने बोला 1 ओम है ना, तो इसका तो वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए इससे। ठीक है, तो मुझे पता VS है ना, तो भाई मेरे को पता है यहाँ पे V इजकल टू क्या है, I इंटू RS और प्लस के इसके अक्रॉस तो V है 10 वोल्ट है, ये तो 10 वोल्ट है ही है। ठीक है, अब मेरे पास दो चीजें हैं, यहां से मैं करंट कैसे निकाल लूंगा भाई, यहां से करंट निकाल सकता हूं ना मैं, अगर इसका 1 ओम है तो I इजकल टू 10/1, 1 एम्पियर। तरीके आपके पास बहुत है, सॉरी 10/1 10 एम्पियर है, 10 एम्पियर है ना, तो यहां से क्या मैं RS की वैल्यू निकाल सकता भाई, RS इजकल टू V माइनस के 10 अपॉन के 10, तो V कितना था बच्चे 100 माइनस के 10, 90/10। ठीक है, कुछ गड़बड़ हुई क्या मेरे से, 9 ओम। ठीक है, हाँ तो 9 ओम ठीक तो है, 9 ओम, तो इसका रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए 9 ओम।
ताकि ज्यादा से ज्यादा वोल्टेज ड्रॉप इसमें हो जाए हमारे पास। तो 9 वोल्ट इसमें होगा तो 10 एम्पियर की करंट जा रही है, यहां से निकालना 90 वोल्ट इस पर ड्रॉप हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है, ये उदाहरण मैंने इसलिए दिया आपको कि अगर मैं वोल्ट मीटर की रेंज बढ़ा रहा हूं तो उसके सीरीज में वो लिख लो ना भाई, वोल्ट मीटर की रेंज बढ़ाने के लिए रेजिस्टेंस को ऐड करना पड़ता है। आएगा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव, पहले बता रहा हूं। और एमीटर की रेंज बढ़ाने के लिए आपके एमीटर में रेजिस्टेंस के शंट में ऐड एमीटर के शंट में ऐड करना पड़ता है। ठीक है, इसमें हाई वैल्यू का रेजिस्टेंस ऐड होता है, उसमें बहुत लो वैल्यू का होता है। तो सेम वही चीजें लिखी हुई है उसमें। ठीक है, क्लियर है। तो इस प्रकार से भाई आपके पास रेंज आपकी बढ़ जाती है PMMC में। ठीक है, तो कुछ एक चीज और बता दूं मैं आपको बच्चों, ये सवाल ये पूछते हैं कि अगर मैं एमीटर को शंट में सीरीज में जोड़ दूं, सीरीज में तो जुड़ता ही, शंट में जोड़ो तो क्या होगा। तो भाई देखना जरा, ये कोई वोल्टेज सोर्स है, ये लोड है आपके पास, और आपने एमीटर यहां जोड़ दिया इसके शंट में। एमीटर का रेजिस्टेंस क्या होता है? 0 मिनिमम। तो इससे सारी करंट जाएगी I=V/R, बहुत हाई करंट जाएगी, ये हो जाएगा डैमेज, जल जाएगा। डैमेज क्या है? जल जाएगा, बस ये समझ लो। ठीक है, अब पूछते हैं कि वोल्ट मीटर को अगर सीरीज में जोड़ दो, तो आपको पता है वोल्ट मीटर को अगर आप सीरीज में जोड़ोगे, इसका R होता है इन्फिनिटी, यानी कि बहुत ज्यादा हाई, और ये खुद लोड का रेजिस्टेंस भी इसके साथ ऐड हो जाएगा। इसे जोड़ोगे तो इसमें बहुत लो डिफ्लेक्शन होगा, क्योंकि इसमें करंट कम जाएगी। ऐसा नहीं डिफ्लेक्शन नहीं होगा, लेकिन बहुत लो होगा। तो अगर आप ये पॉइंट नोट कर लेना, अगर वोल्ट मीटर को सीरीज में जोड़ते हैं तो डिफ्लेक्शन हमारा लो होगा, और अगर इसको पैरेलल में जोड़ते हैं तो ये जल जाएगा। तो इसलिए एमीटर का बहुत ध्यान रखना चाहिए, कभी भी उसे शंट में कनेक्ट नहीं करना चाहिए, वरना वो जल जाता है भाई। ठीक है, रेजिस्टेंस का पता चल गया इनके सब, किसका हाई होता है किसका लो होता है, और ये वाले पैरामीटर्स भी मैंने आपको बता दिए हैं। ठीक है भाई बच्चों, तो चलिए एक एग्जांपल भी देख लेते हैं अब इसका, है ना, कि ये किस प्रकार का है, और ये आता भी आपके पास क्वेश्चन। मिली एमीटर है, मिली एमीटर का मतलब बहुत ज्यादा कम मेजर करना। ऑफ 2.5 ओम रेजिस्टेंस रीड्स, ठीक है, अप टू 100 मिली एम्पियर। एक मिली एमीटर है, यानी कि एक एमीटर है जो कि 100 मिली एम्पियर तक रीड कर लेता है, और रेजिस्टेंस है उसका 2.5 ओम। ठीक है भाई, लो लिख लेते हैं, एमीटर है। क्या क्या दे दिया बच्चों? इसका रेजिस्टेंस दे दिया इसने, कितना? RA लिया था ना हमने, RA। ठीक है, और देखो वैसे इसका डेरिवेशन भी है बच्चों, लेकिन मैंने डेरिवेशन नहीं करा, इस चीज से पता चल जाएगा आपको। कुछ नहीं करना, डीसी सर्किट है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं है। ऐसा नहीं है कि आज का डेरिवेशन करो, RM की वैल्यू ये होगी वो होगी वो होगी, उसमें जाना ही नहीं आपने। बस सिंपल डीसी सर्किट है, बनाते जाओ और सोल्व करते जाओ बेटा, कुछ जरूरत ही नहीं है। जिसने डीसी सर्किट पढ़े हैं, RA कितना है भाई बच्चों इसका? 2.5 ओम। ठीक है भाई, ये इसने बोल रहा है कि भाई ये रीड कर सकता है, कितना रीड कर सकता है भाई बच्चों? 100 मिली एम्पियर, 100 मिली एम्पियर तक ये रीड कर सकता है। ठीक है, व्हाट इज रेजिस्टेंस नेसेसरी टू इनेबल टू दैट यूज। अब इसने पूछा कि एक रेजिस्टेंस बता दो जो भाई इसकी रेंज बढ़ा दे, और जब ये वोल्ट मीटर करे तो 10 वोल्ट तक रीड कर सके, और एमीटर करे तो 10 एम्पियर तक रीड कर सके। तो यहाँ की टोटल करंट कितनी होनी चाहिए बच्चों? 10 एम्पियर को ही रीड कर सके भाई बच्चों। 10 एम्पियर का मतलब, चलो मैं 10 मिली एम्पियर, 100 मिली एम्पियर है ना, तो इसे एम्पियर में बदल लो भाई। 100 इंटू 10 की पावर -3, क्योंकि मेरे पास ये एम्पियर में ना, तो कितना है? 0.1 एम्पियर। चलिए भाई 0.1 एम्पियर है, तो इसमें जो करंट जारी होगी कितनी जा रही? 0.1 एम्पियर। क्या इस करंट को तो आप बदल नहीं सकते? नो चेंज, इस करंट में आप कुछ बदलाव नहीं कर सकते। 9.99 एम्पियर। अगर आपको 9.99 करंट एम्पियर इधर करंट भेजनी, तो इसकी वैल्यू इससे बहुत कम होनी चाहिए। मुझे पता है इससे वो ही आनी है, कम, है ना। और यहां से भी निकाल सकते हो आप, इतने टाइम्स कम आनी है। तो सिंपल है भाई फंडा, देखो बता रखा। मुझे पता इसकी वोल्टेज, ये दोनों पैरेलल में ना, और इसकी वोल्टेज सेम रहनी। इसके अक्रॉस वोल्टेज क्या होगी? इसमें जाने वाली करंट ले लो, मैं ISH, फॉर्मूला है ISH इंटू RSH, एमीटर की करंट इंटू एमीटर का रेजिस्टेंस।
क्या पूछा उसने, RSH, IA 0.1, RA 2.5, RSH तो निकालना है हमने भाई 9.99 एम्पीयर। ठीक है भाई बच्चों, इसे हटाओ इससे, है ना, अप्रोक्सीमेटली ले रहा हूं मैं, देखो है ना, मैं 99 तो काट नहीं सकता, लेकिन लगभग लगभग काट दे रहा हूं, 4 बार कट जाएगा यार, है ना। इससे 4 से भी से काट दो तो और भी 0.025 बहुत कम ओम आ जाएगा, लगभग लगभग। ठीक है, 0.1/4। ठीक है, और इसे भी करना है आपको तो 0.5 हटा दो, 1 0 बढ़ा दो भाई, आप बात एक ही रहनी, वही घूम फिर के 1/40 कर सकते हो। ठीक है, तो करोगे तो वही आ जाएगा, सिंपल सी बात है, 0.025 ओम। तो कम आ जाएगी वैल्यू। ये किसकी आ गई भाई आपके पास, शंट की वैल्यू 1/40 ओम, है ना, इससे तो कम ही है, लगभग बोला मैंने, हालांकि यहां पे मैंने 100 मान लिया इसको ताकि मैं कैलकुलेशन में ना फंसू भी। अब ये हो गया आपके पास एमीटर का। ठीक है, अब देखते हैं, इसने बोला कि वोल्ट मीटर को हम भाई कितने तक रीड करें, 10 वोल्ट तक बनाना। तो चलो ठीक है भाई, ये रहा वोल्ट मीटर। ठीक है, 5 ओम। ठीक है, तो इसके साथ रेजिस्टेंस किसमें जोड़ोगे आप, सीरीज में, RS, वहां भी RS ही लिया हमने नाम। तो हमने 10 वोल्ट नापनी, कितनी बार नापनी है भाई बच्चों, 10 वोल्ट बच्चों। इसमें जाने वाली करंट वो बदलेगी नहीं, सेम डिफ्लेक्शन रहेगा। कितनी आई थी, 0.1 एम्पियर आई थी हमारे पास, कितनी आई थी, 0.1 एम्पियर आई थी ना अभी सोल्व करके, और ये ओम था RS। तो अगर यहाँ 0.1 एम्पियर जा रही है तो इसमें भी तो 0.1 ही जा रही होगी इसमें। तो यहाँ पे सिंपल सी बात है, अप्लाइड वोल्टेज थी V, तो अभी क्या बताया था आपने, V इक्वल टू क्या बताया था हमने, है ना, इन दोनों का सम हो जाएगा आपके पास, है ना। ये क्या था, शंट रेजिस्टेंस, तो इसे ISH इंटू RS सीरीज रेजिस्टेंस, और प्लस के क्या रहेगा मेरे पास, IS इंटू RV वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस। तो ये तो पता ही है आपको, सिंपल सी बात है, V है मेरे पास। अब हमने क्या निकालना है, इसका ड्रॉप तो निकाल ही लो यार यहां से, ये कितना आ जाएगा, 0.2, 25 कम 25, 0.25 वोल्ट, कितना आ जाएगा इसका, 0.25 वोल्ट। तो यहां से RSS की वैल्यू आ जाएगी, RS इज इक्वल टू V 10 माइनस 0.25 डिवाइड बाय IS कितना है, 0.1। ठीक है, 10 माइनस है बच्चों, V 10 हो जाएगा ना, देखो यहां से V 10 रखी, 10 वोल्ट नापनी, और ये 0.25 वोल्ट है, इसको इधर ले V माइनस के 0.25 और डिवाइड बाय 0.21, तो ये आ जाएगा आपके पास 9.75 डिवाइड बाय 0.1। ठीक है, तो ये लगा लो, 1 दशमलव लगाओ और 1 दशमलव इधर से, तो नीचे कितनी आ जाएगी भाई आपके पास। या अगर ज्यादा कंफ्यूजन हो ना तो ऐसे कर लेगा, 100 से मल्टीप्लाई नीचे से कर दो हटाने के लिए, और 10 से नीचे से ऊपर, यहां से घट गया तो 10, तो ये देखे जाए तो 97.5 ओम, ये RS की इसकी वैल्यू आ जाएगी, यानी कि वोल्ट मीटर में इतने ओम का रेजिस्टेंस आपके पास रहेगा भाई बच्चों। ठीक है, क्लियर है। तो चलिए इस क्लास में इतना ही, बाकी हम आगे डायनामोमीटर वगैरह पढ़ेंगे और मूविंग आयरन मीटर वगैरह पढ़ेंगे, इन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो ये क्वेश्चन आप करके देखिएगा कैसे रेंज बढ़ाई जाती है वोल्ट मीटर की और एमीटर की। तो इस क्लास में इतना ही, थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट।